तो यदि हम दो कुंडलियों को पास पास रखकर उन कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में बैटरी लगाकर विद्युत धारा अगर हम इसमें, जैसे ये कुंडली है, ठीक है, ये पी है, ये एस है, इसमें हमने क्या करा, यहाँ ये बैटरी लगा दी। अब बैटरी लगा के इसमें हमने करंट फ्लो कर दिया, धारा प्रवाहित कर दी, तथा धारा प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। अब जो हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, अब हम इसमें परिवर्तन करेंगे, कभी हम इसमें ज्यादा धारा फ्लो करेंगे, कभी कम करेंगे। तो पास में रखी दूसरी कुंडली, ये रखी है एस नाम की दूसरी कुंडली पास में रखी है, इसमें क्या होगा, इसमें हमने कोई धारा प्रवाहित नहीं करी, ये जो लगा है ये मीटर लगा है बस देखने के लिए कि क्या इसमें करंट आ रहा है या नहीं। तो इसमें क्या होता है, इसमें अपने आप एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, करंट तो हम इस वाली में फ्लो कर रहे थे, लेकिन इसमें करंट ना फ्लो के इसमें क्या हो जाता है, मतलब ये तो दूर ही है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन अपने आप प्रेरित विद्युत वाहक बल इस वाली कुंडली में उत्पन्न हो जाएगा। और इसी घटना को हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। और ये कहाँ पर यूज करते हैं, इसका यूज हम ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं जो, उसमें हम इसमें इसका यूज करते हैं। अब यहाँ ये जो पी है ये प्राथमिक कुंडली कहलाएगी ये वाली, और जो एस है वो हमारी द्वितीय कुंडली कहलाएगी, जिसमें क्या हो रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। अब इसका देखते हैं गुणांक क्या होगा। तो जो हमारी प्राथमिक कुंडली है उसमें I1 करंट फ्लो हो रही है और जो सेकेंडरी कुंडली है उसमें फ्लक्स है φ2। तो हमने कहा कि अब मान लो अगर ये फ्लक्स φ2 है, ठीक है, अब जो कुंडली है, कुंडली में कितने फेरे हैं, तो फेरे मान लेते हैं N2 है, फ्लक्स कितना है φ2 है, तो ये किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, I1 के, जो कि करंट पहली वाली में फ्लो हो रही है। अब यहाँ जब अनुक्रमानुपाती कांस्टेंट ये जो है आ जाएगा m, जैसे वहां पर L आया था, ऐसे ही अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए m होता है। तो ये m क्या है, एक नियतांक है जिसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। अब यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे, तो m बराबर क्या होगा, ये I1 जो है ये साइड चला जाएगा, तो N2 φ2 अपॉन I1 ये आ गया। अब यहाँ पर I को अगर हम 1 ले लेते हैं तो m की वैल्यू आ जाती है N2 φ2, तो ये इसका गुणांक हो गया। फिर उसके बाद है कि दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक क्या होता है। अब अन्योन्य प्रेरकत्व तो पता चल गया, अब अगर हम परिनालिका ले लेते हैं और दो परिनालिकाएं हैं, तो यह मान लिया एक S1 है एक S2 है और दोनों की लंबाई समान है, तो ये एक मान लेते हैं S1 है और एक S2 जो है वो इसी में है, मतलब एक दूसरे में थोड़ी थोड़ी दूर है, जैसे कि ये है एक पास में और ये आगे है, वो वाली पीछे है, तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर है और दोनों की लंबाई L है। ये समाक्षीय, मतलब उनका अक्ष जो है वो समान है। अब परिनालिका S1 परिनालिका S2 से पूर्णतः घिरी हुई है, देखो ये साइड में घिरी हुई है, वह इसी प्रकार S2 S1 से घिरी हुई है। उनके फेरों की संख्या कितनी है, एक की N1 है दूसरे की N2 है। अब प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रति एकांक मतलब थोड़े से एरिया में फेरों की संख्या क्या होगी, तो S1 के लिए हम मान लेते हैं N1 है, S2 के लिए N2 है। अब S1 के सापेक्ष S2 का अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होगा। तो यदि परिनालिका S1 में हमने सबसे पहले क्या करा, जो S1 है इसमें हमने करंट I1 इसमें फ्लो कर दिया। जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होता है, परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र हमेशा होता है म्यू नॉट एन आई। अब n क्या है कि यहाँ पर S1 के लिए N1 है और I1 है, तो यहाँ पर हमने N1 लिख दिया I1 लिख दिया। अब ये म्यू नॉट तो यही है, और जो N1 की वैल्यू है वो है कैपिटल N अपॉन में L, क्योंकि L लंबाई है और ये टोटल उसके नंबर है, तो इधर पर हमने लिख लिया N1 अपॉन L I1, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब परिनालिका S1 के कारण S2 पर चुंबकीय फ्लक्स आएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, वो क्योंकि सेकंड वाली परिनालिका पर है तो φ2 लिखेंगे, φ2 हो जाएगा, और वो भी किसके कारण है, क्योंकि हम फर्स्ट वाली S1 जो है उसमें करंट फ्लो कर रहे हैं, तो फर्स्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो ये हो जाएगा B1A। तो अब B1 की अब भी हमने ये वैल्यू है तो ये इधर पर रख दी और A का यही रहेगा।
अब M2 का भी फॉर्मूला देखा था, M का क्या होता है, N2 φ2 अपॉन में I1 इसलिए लिखेंगे क्योंकि दूसरे में तो करंट है ही नहीं, करंट तो पहले वाले के लिए तो I1 आएगा। तो M21 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N2 और फाई की जो अभी वैल्यू निकाली थी वो रख देंगे अपॉन में I1। अब यहाँ पर I1 से एक I1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इतना। अब इन सबका हम गुणा करके इकट्ठा लिख देंगे, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन में L। और ये M21 है, इसका मतलब है कि जो अन्योन्य प्रेरकत्व है ये दूसरी कुंडली पर है पहली कुंडली के कारण, तो M21 होगा। अब अगर S2 के सापेक्ष देख लेते हैं S1 का अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होगा। अब यदि परिनालिका, अब तो हम पहले I1 S1 में I1 धारा प्रवाहित कर रहे थे, हम क्या करेंगे S2 में I2 धारा प्रवाहित करेंगे, तब क्या होगा। तो यदि परिनालिका S2 में I2 धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, जहाँ N1 था वहाँ N2 कर देंगे, I1 की जगह I2 कर देंगे, पूरी प्रोसेस वही रहेगी। यहाँ पर φ1 हो जाएगा, B2A हो जाएगा। फिर M12 हो जाएगा, 12 क्यों, क्योंकि अब 1 वाली जो S1 है इसमें अन्योन्य प्रेरकत्व प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन किसके कारण, दूसरे के कारण। तो M12 इसका फॉर्मूला ये होता ही है N φ अपॉन I। तो उसमें वैल्यू रख देंगे φ1 की, ये वाली उठा के यहाँ रख दी, तो M12 हमारे पास ये आ गया। अब हमें इधर से देखा जाए तो ये जो आया है ये तो M12 जो है वो M21 के बराबर आया, दोनों का इक्वली फॉर्मूला आ गया है। तो हम लिख देंगे M21 बराबर M12। मतलब अगर किसी भी एक परिनालिका में हम करंट फ्लो करते हैं तो जितना भी उसका अन्योन्य प्रेरकत्व होगा दूसरी परिनालिका में भी उतना ही प्रेरकत्व होगा, यदि हम उसमें भी करंट फ्लो करें तो मतलब अंतर नहीं होता, हम किसी भी परिनालिका में करंट को फ्लो कर सकते हैं। अब देखते हैं दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। तो दो टाइप का होता है, एक तो हमने अभी देखा परिनालिका के लिए, एक होता है जब हम वृत्ताकार कुंडली ले लेते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे फेरे लगे हो, तब क्या होगा। अब यहाँ पर करंट डालेंगे तो इस वाले में देखेंगे क्या होता है। तो ये P नाम की मान ली और एक Q है। तो P और Q क्या है, समतल वृत्ताकार कुंडली है जो समाक्षीय एक दूसरे के पास रखी है, ये दोनों का अक्ष जो है बिल्कुल समान है। अब हम क्या करेंगे, पहली वाले में करंट फ्लो करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, उसकी लंबाई थी, यहाँ पर इसकी त्रिज्या हो जाएगी R1, यहाँ इसकी R2 है, इसमें फेरों की संख्या हो जाएगी N1, दूसरे में N2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले में P में यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी और धारा करंट इसमें डाल दी, तो B क्या हो जाएगा। अब जब भी ये कुंडली के लिए बोला जाए तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो होता है म्यू नॉट Ni अपॉन में 2R। अब यहाँ पर N की जगह N1 है और R की जगह R1 है। अब ऐसे हम द्वितीय कुंडली के लिए मतलब जो फेरे हैं उसके लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो फ्लक्स हो जाएगा φB बराबर BA, ये है ऐसा BA। तो φB हो जाएगा, B की वैल्यू ये वाली रखेंगे, और ए क्या है, क्योंकि ये वृत्त है पूरा तो वृत्त का क्या हो जाता है, क्षेत्रफल πr²। और अब किसकी कुंडली के लिए फ्लक्स, क्योंकि दूसरी वाली में आ रहा है तो हम दूसरी वाली का एरिया लेंगे, तो πr² ले लेंगे। मतलब फ्लक्स जब भी लेंगे दूसरी कुंडली के लिए लेंगे। अब यहाँ m कितना आ जाएगा, तो दूसरे वाली कुंडली में फेरों की संख्या इंटू फ्लक्स अपॉन में I। तो हम क्या करेंगे, अब m में यहाँ पर φB की वैल्यू रख देंगे, तो ये इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर म्यू नॉट है, अब दोनों कुंडलियों में म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता का क्रोड़ हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर म्यू आर का भी गुणा कर देंगे, तो म्यू आर का गुणा कर दिया। अब ये तो पता ही है कि म्यू नॉट म्यू आर बराबर म्यू होता है, तो यहाँ हमने म्यू लिख लिया N1 N2 अपॉन में 2R1, यहाँ πr²। तो ये आ गई कुंडली के लिए। फिर है अंतर क्या होता है स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में। तो पहला अंतर है, किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसी कुंडली में अगर प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, मतलब जो कुंडली है इसी में हमने करंट फ्लो करा और इसी में प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई, तो वो स्वप्रेरण कहलाएगा। और अगर यहाँ पर एक कुंडली लगाए और उसी के बाजू हम दूसरी कुंडली लगाएं तो इस कुंडली में करंट फ्लो करने के कारण इस वाले में अन्योन्य प्रेरण उत्पन्न हो जाएगा।
तो ये हमारा इसका हो गया। किसी कुंडली में बहने वाली धारा की मान में परिवर्तन करने पर पास स्थित दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा, इस वाली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, तो अन्योन्य प्रेरण कहलाएगा। फिर स्वप्रेरण में क्या हो रहा है, इसमें केवल एक कुंडली होती है, अन्योन्य में क्या होती है, दो कुंडली है, ये है दो कुंडली। स्वप्रेरण में क्या होगा, इसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित करती है, क्योंकि जो मेन करंट है उसी में कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, तो उसी को प्रभावित कर रही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो करंट यहाँ दूसरी पहली कुंडली में प्रेरित हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उसको दूसरी वाली कुंडली में जो प्रेरित धारा है उसको सीधे प्रभावित नहीं करती है। फिर स्वप्रेरण से संबंधित गुणांक को स्वप्रेरकत्व कहते हैं, और अन्योन्य प्रेरण से संबंधित गुणांक को अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। फिर इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या सदैव विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, तो इसका आंसर है हाँ। प्रेरित धारा का मूल कारण क्या होता है, तो परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। अगर चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। फिर तार का एक बंद लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है, प्रेरित धारा का मान कितना होगा। तो अगर तार का एक लूप ले रहे हैं और उसमें चुंबकीय क्षेत्र समान है, तो उसमें क्या होगा, अब चुंबकीय क्षेत्र समान है मतलब बदल नहीं रहा है, बदलेगा नहीं तो फ्लक्स भी बदलेगा नहीं, तो इसमें प्रेरित धारा तो उत्पन्न होगी नहीं, इसलिए वो शून्य है। क्योंकि जब लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चला जाता है तो फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता है। फिर है प्रेरित विद्युत वाहक बल को विरोधी विद्युत वाहक बल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है, क्योंकि वो उसी से प्रोड्यूस हो रही है लेकिन वो उसी का विरोध कर रही है, इसलिए उसको विरोधी बोलेंगे। भंवर धाराओं की खोज किसने की थी, तो ये फोको ने की थी। फिर है या तो नहीं है, क्या विशुद्ध प्रेरक कुंडली बनाना संभव है, तो ये नहीं है, क्योंकि तांबे के जिस तार से प्रेरक कुंडली बनाई जाती है उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो जरूर होगा, मतलब हर वायर में प्रतिरोध तो होगा ही, ऐसा नहीं होगा कि जितना करंट फ्लो हो रहा है उतना ही हमें मिल जाए, कुछ ना कुछ उसमें कम हो जाएगा। फिर धातु की कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर रखा गया है, क्या उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा, जहां फ्लक्स नहीं परिवर्तित होगा वहां प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न होगा। फिर है दोलन करते हुए चुंबक के नीचे धातु की एक प्लेट रखने पर वह शीघ्र ही विरामावस्था में आ जाता है, ऐसा क्यों, तो दोलन करते हुए चुंबक के नीचे धातु की प्लेट रखने पर धातु की प्लेट में क्या होता है, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं जो लेंज के नियमानुसार चुंबक की गति का विरोध करती हैं। भंवर धाराएं चुंबक अगर घूम रही है तो उसकी गति को रोकेगी, अतः चुंबक शीघ्र ही विरामावस्था में आ जाती है। फिर है उच्च वोल्टेज पर धारा ले जाने वाले तार में धारा चालू करते ही तार पर बैठी चिड़िया उड़ जाती है, ऐसा क्यों, तो तार में धारा प्रवाहित करते ही चिड़िया के शरीर में प्रेरित धारा बहने लगती है, उसके दोनों पंखों में प्रेरित धारा की दिशा विपरीत होती है, जिसके कारण पंखे मतलब जो उसके पंख है उसमें परस्पर प्रतिकर्षण हो जाता है, और प्रतिकर्षण होगा तो वो फैलेगा, दूर दूर जाएगा, अतः विद्युत धारा चालू करते ही चिड़िया उड़ जाती है, उसके खुद ही पंख ऊपर हो जाते हैं तो उसको उड़ नहीं पड़ता है। फिर है विस्फोटक पदार्थ ले जाने वाली ट्रक से एक जंजीर बंधी रहती है जो जमीन को छूती रहती है, ऐसा क्यों होता है, तो ट्रक की गति के दौरान उसकी धुरी पृथ्वी की क्षेत्र रेखाओं को काटती रहती है, अतः उसके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित आवेश का जंजीर के द्वारा क्षरण होता रहता है, जिससे विस्फोटक पदार्थ सुरक्षित बने रहते हैं। तो वो जंजीर क्या करेगी, जमीन में उसको निकालती जाएगी, जिसके कारण वहां पर चिंगारी उत्पन्न नहीं होगी, और जो अगर विस्फोटक कोई भी चीज ले जा रहे हैं तो बच जाएगी। एक विद्युत परिपथ अचानक तोड़ दिया जाता है, उसमें चिंगारी निकलती है, तो विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ देने पर कुंजी या स्विच के अंतराल में प्रबल प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इसलिए एकदम से चिंगारी निकलती है।
फिर है प्रेरक कुंडली तांबे की बनाई जाती है, ऐसा क्यों है? तो प्रेरक कुंडलियों का ओमीय प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, अतः चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर प्रबल प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। फिर है प्रेरित धारा की स्वतः ही कोई दिशा नहीं होती, ऐसा क्यों? तो प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह उत्पन्न हुई है, अतः प्रेरित धारा की दिशा उसकी उत्पन्न होने के कारण निर्धारित होती है। इस प्रकार प्रेरित धारा की स्वतः ही कोई दिशा नहीं होती, क्योंकि जिस दिशा में होना चाहिए उसी का विरोध कर रही, तो उसकी दिशा कैसे होगी?